सबका इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का स्तर सुधारने की ज़रूरत है। सशक्तिकरण वहाँ पर आपको दिखाई देता है जहाँ पर महिला की आवाज़ सुनी जाती है। मैं समझता हूँ हरिद्वार सबसे स्वच्छ नगरी है। बेरोजगारी एक ऐसा इशू है जो बहुत इन दिनों है और रोजगार की बहुत कमी है। बाहर से यात्री आता है, बड़ा परेशान होकर जाता है हरिद्वार में कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या काम कर रहे हैं। यहाँ लहरों से बदले जनप्रतिनिधि, लेकिन तटों से तटस्थ रहे तमाम मुद्दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिद्वार लोकसभा सीट की। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान होना है। राज्य गठन के बाद से ही यहाँ पर सरकारें बदली और सांसद भी बदले, लेकिन कई मोर्चे ऐसे हैं जिन पर अभी भी हालात जस के तस हैं। जब चुनाव आते हैं तो यही मुद्दे और दावे उभर कर आते हैं। तब सत्ता दल अपने कराए गए कामों की दुहाई देता है तो विपक्ष जनता की दुश्वारियों की। हरिद्वार लोकसभा सीट में भी कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जिन पर अब प्रत्याशी चुनावी जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस वक्त 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दाव लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा। 7 निर्दलीय नेताओं ने भी यहाँ से पर्चा भरा है। तो क्या इस सीट के मुद्दे हैं और क्या यहाँ का इतिहास है, इसके बारे में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अमर उजाला देहरादून के एडिटर अनूप वाजपेयी जी। तो सर, सबसे पहले जो एक सवाल इस सीट को लेकर है कि खास बात ये भी है कि इस सीट पर सबसे ज्यादा मतदाता इस बार है। 20 लाख से ज्यादा मतदाता इस बार प्रयोग करेंगे अपने मताधिकार का। तो ये सीट किन मायनों में खास है और क्या इसका इतिहास है? देखिए, इस सीट के मायने मतलब ये है कि ये सीट तब की है जब यूपी हुआ करता था, जब उत्तराखंड यूपी में शामिल था। हरिद्वार सीट लोकसभा सीट तब है। यहाँ से मायावती भी लड़ी हैं, यहाँ से रामविलास पासवान भी लड़ चुके हैं, यहाँ से कई बड़े नेताओं ने अपनी किस्मत है। और इस सीट के साथ कई चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं कि ये पहाड़ के भी कुछ हिस्सों के प्रतिनिधित्व करती है और कुछ इसका इलाका जो ज्यादा मैक्सिमम इलाका है वो मैदानी इलाका है। तो ये हर लिहाज से धार्मिक स्थान भी है। ये हरिद्वार अपने आप में उत्तराखंड की एक प्रवेश द्वार आप मान सकते हैं कि जो चारधाम के यात्री यहाँ से निकलते हैं, इस तरीके से इस लिहाज से भी बहुत है। और एक बड़ी आबादी वाला है और मिक्स आबादी वाला एरिया है ये। तो सर, यहाँ पर 14 जो विधानसभा क्षेत्र हैं इस सीट के अंदर आते हैं। और एक रोचक बात ये भी थी कि पहले ये देहरादून सीट हुआ करती थी, उसके बाद जब ये परिसीमन हुआ तो इसको हटाया गया और ये जो है हरिद्वार विधानसभा सीट बनी। नहीं, इसमें जो देहरादून जिले की जो है 3 विधानसभाएं देहरादून की हैं, बाकी हरिद्वार की अपनी जो सीट है नीचे से लेके 14 सीटें जो है आप बता रही हो वो उस तरीके से जो मैदानी इलाके में आती हैं। 3 जो विधानसभाएं वो देहरादून जिले के अंदर आती हैं, बट वो लोकसभा के हिसाब से वो हरिद्वार में लगती हैं। तो कैसे ये सीट अस्तित्व में आई, क्या इसका इतिहास कुछ? इसका इतिहास बताया ना आपको। ये उस समय की हरिद्वार लोकसभा सीट जो है ये बहुत पुरानी सीट है। मतलब यूपी में भी जब तो इलेक्शन होते थे उस दौरान की ये सीट है, जब उत्तराखंड यूपी का पार्ट था। अब ये नए परिसीमन के हिसाब से जब बांटे गए हैं उसमें ये अलग हट के जो थोड़ा सा हिस्सा इधर वाला कट के उसमें जुड़ा, और कुछ पार्ट ऋषिकेश का भी इसमें आता है, कुछ जैसे वो पौड़ी से लगा हुआ इलाका है। तो कुछ चीजें इस तरीके से बदली हैं परिसीमन के हिसाब से। सबका इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का स्तर सुधारने की ज़रूरत है और कुछ आपका प्रोफेशनल स्किल वाली चीज़ें स्टार्ट करवाई जाए जिससे बच्चों को आगे एम्प्लॉयमेंट में फ़ायदा हो। सर, जो हरिद्वार लोकसभा सीट है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। यहाँ पर से कांग्रेस और भाजपा के अलावा बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। कई जो अन्य पार्टियां हैं, उत्तराखंड क्रांति दल है, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी उतारा और 7 जो है वो निर्दलीय जो नेता हैं उन्होंने भी पर्चा भरा है यहाँ से। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ से जो है वोट बंटने की या मतलब जो है भाजपा को क्या वोटों का नुकसान इस तरह से हो सकता है? नहीं, ये सच है कि इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। 14 उम्मीदवार कुल जो है वो चुनाव के मैदान में है। उसमें बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से उतारा है। उसका पीछे उसका एक लॉजिक हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट हैं वो उनको हो सकते हैं, और बसपा का अपना जो वोट बैंक जिसको माना जाता है, कोर वोट बैंक माना जाता है, उसके साथ होकर कुछ इस तरीके के इक्वेशन बन जाएगी मुस्लिम और उसके साथ करके। तो वो एक उन्होंने अपने हिसाब से किया है। यहाँ से विधायक हैं जो खानपुर से जो इंडिपेंडेंट विधायक जीते थे, वो भी दमखम के साथ एक लंबे समय से 2 साल से करीब वो तैयारी कर रहे थे लोकसभा चुनाव की। तो वो भी अपनी चूंकि इंडिपेंडेंट वो जीत चुके हैं तो एक उनको इनके साथ एक बैकग्राउंड भी इस बात का है कि भाई हम बिना किसी सिंबल के भी हम अपने को कर सकते हैं। तो वो इस आशा के साथ इस मैदान में है।
इंडिपेंडेंट तमाम तरीके के उत्तराखंड क्रांति दल के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन इस सब के पीछे इसका कहीं ना कहीं फायदा इसको बीजेपी को मिलेगा। आप ये मान के चलिए बीजेपी का जो अपना कोर वोट बैंक है, जो अपना काडर का वोट है जो है वो कहीं इंटैक्ट है, वो कहीं जाना नहीं, कहीं खिसकना नहीं। बाकी जो विपक्षी पार्टियां वो जितने टुकड़ों में जितने हिस्सों में बटेगा वोट, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि अगर बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होता तो इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता है, या दूसरे अन्य इंडिपेंडेंट को किसी को मिलता, या अन्य दल जो लड़ रहे हैं उनको मिलता। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, वोट का बंटवारा होगा। जो बीजेपी के अलावा का जो वोट है, जहां से विपक्ष एक अपने को मजबूती दे सकता था, तो वो एक बिखराव में दिखेगा। अब वो कितना बिखराव होता है, लोगों की क्या समझ आती है, कितने किस तरीके से वो करते हैं वोट, तो उस वोट परसेंटेज के हिसाब से कहा जा सकता है। लेकिन ये आप मोटा मोटा मान के चलिए कि मुख्य मुकाबला जो पूरे प्रदेश में एक होता है, या प्रदेश की जनता ने जो अभी भी है, दो पार्टियों के बीच में ही फैसला करती है। ये या तो बीजेपी वोट गया है, या तो कांग्रेस पे वोट गया है। तो अभी का जो हरिद्वार सीट का अगर कहा जाए, तो ये मोटा मोटा जो मुकाबला होता दिखाई पड़ेगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस में होता दिखेगा। ये इसमें कोई शक नहीं है कि उमेश जो है अच्छे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। अब वो कितना नुकसान किसको पहुंचा सकते हैं, बीजेपी को नुकसान करेंगे या कांग्रेस को करेंगे, या बसपा का जो उम्मीदवार है उससे कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, या उसका फायदा बसपा को ना मिलकर उसका कांग्रेस को मिलेगा, ये समय बताएगा। अगर हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो केवल किताबों में रह जाता है। स्टार्ट होती है सोसाइटी से। सशक्तिकरण वहाँ पर आपको दिखाई देता है जहाँ पर महिला की आवाज़ सुनी जाती है। एज ए महिला अगर मैं कोई काम कराना चाहती हूँ और मेरे साथ कोई साथ में पुरुष काम कराना चाहता है, तो जो काम मैं सेम काम कराना है, लेकिन महिला की बात ही नहीं सुनता है कोई, क्योंकि काम करने वाले लोग सारे पुरुष हैं। जो अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं या नॉर्मल बात करती हूँ, इवन अगर हमारे कॉलोनी का कोई स्वीपर भी है, अगर मैं उसको भी बोलूं और वो महिला नहीं है तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन अगर मेरे पड़ोस से कोई पुरुष निकल के आता है तो उसकी बात सुनता है। तो ये तो एक सामाजिक मुद्दा है कि औरतों को उतना स्थान दिया ही नहीं जाता, कोई लेने को ही तैयार नहीं है। सर, एक चीज और थी कि 1977 में हरिद्वार लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। इसके बाद से यहाँ भाजपा के 5, कांग्रेस के 5, सपा के भी और लोकदल के भी यहाँ पर जो लोग सांसद हैं वो जीत कर आए हैं। तो कैसे इसको देखते हैं जब इतनी पुरानी सीट है, और कैसे मतलब यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का समीकरण रहा? देखिए, राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो इसका मिजाज थोड़ा सा चेंज हुआ है। पिछले 2 चुनाव की अगर आप बात करें 14 और 19 की, तो दोनों बार बीजेपी ने जीता है। पहले क्या होता था कि एक बार कोई जीता, एक बार कोई जीता, इस तरीके से बीच में चला कंटिन्यू। बट बीजेपी ने इस मिथक को कहीं ना कहीं से तोड़ा है। 2 बार यहाँ से बीजेपी लगातार जीत के आई, इसके पहले भी। अच्छा, उत्तराखंड में एक चीज और है कि जो 5 मतलब पिछले 3 इलेक्शन से, मतलब आप 2009 की बात करें, फिर 14 की बात करें और फिर 19 की बात करें, जो 5 जिसको भी जिताया है यहाँ के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने या मतदाताओं ने, वो 5 की 5 सीट उसको दी। मतलब अगर 2009 की हम बात करें तो 2009 में ये 5 सीटें जो है कांग्रेस के पास गई, फिर 14 में 5 सीटें बीजेपी के पास आई, फिर 5 सीटें 2019 में भी 5 सीटें जो है वो बीजेपी ने गेन की। तो कहीं ना कहीं ये एक रिदम को बनाया। बीजेपी के लिए चुनौती इस बात के हरिद्वार की अपनी स्थिति बदले, और हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर बीजेपी भी कहीं ये मान के चल रही थी कहीं कमजोर हुई या कोई बदलाव की आवश्यकता है उसके प्रत्याशी में, उम्मीदवार में, इसीलिए इस सीट पे जो है उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अपने त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उनको इस बार मौका दिया कि जो निशंक थे, रमेश पोखरियाल निशंक, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, चार्ज मिनिस्टर रहे, उनके स्थान पे इस बार उन्होंने चेंज करके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस जगह से उतारा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को मान, क्योंकि बाकी सीटों पे उन्होंने 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार रिपीट किए, एक पौड़ी सीट पे और एक हरिद्वार सीट पे उन्होंने अपने को चेंज किया था। तो चेंज किया कुछ सोच समझ के, कुछ रणनीतिक, जिसको कहते हैं राजनीतिक और रणनीतिक स्थितियों में उसने अपने परिवर्तन किया है। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं चाहेगी कि ये हैट्रिक लगे, या तीसरी बार भी जो बीजेपी हरिद्वार आए। देखिए, मैं ये समझता हूँ हमारे हरिद्वार में तो विकास बहुत हुआ, ऐसी बात नहीं। हमारे जो है गंगा किनारे बहुत घाट बने हुए हैं, परंतु हरिद्वार में सबसे बड़ी समस्या यहाँ साफ सफाई की समस्या है। और साफ सफाई अगर यहाँ हो जाए, मैं समझता हूँ हरिद्वार सबसे स्वच्छ नगरी है। सर, अगर हम अब यहाँ के मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ का अब तक देखा जाता है वो अवैध खनन को लेकर आता है। कई बार तो यहाँ पर फायरिंग तक की घटनाएं हो जाती हैं अवैध खनन को लेकर। ऐसे ही किसानों की गन्ना भुगतान को लेकर भी यहाँ पर लंबे समय से जो है वो भी मुद्दा एक मतलब चर्चा में रहता है हमेशा ही। तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि गंगा से लगा हुआ, गंगा यहाँ से निकली है, यहाँ के बाद वो यूपी में इंटर करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पहाड़ का जितना भी संसाधन है उसके अंदर जो भी
खनन से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उसमें अब यहाँ के जो इलाके हैं गंगा के किनारे के, वहाँ पे अवैध खनन का आज का नहीं बहुत सालों से चला आ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है, लेकिन हर सरकार को कहीं ना कहीं उसमें अंकुश भी लगाती है, लेकिन राजस्व का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए बहुत सी चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ नहीं स्पष्ट हो पाती। ये अपने आप में एक मुद्दा है। आपने दूसरी बात कही किसानों की, किसानों का मुद्दा अपने आप में, तो ग्रामीण इलाका जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो है, जिस तरीके के वहाँ की खेती है, जैसे गन्ने की खेती पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो हरिद्वार का भी जो इलाका है वो भी पूरी तरीके से गन्ना बेल्ट भी कह सकते हैं उसको, और बड़ी संख्या में यहाँ के जो निचले इलाके हैं वहाँ पे गन्ने की फसल होती है, तो वो भी एक मुद्दा भी होता है और किसानों की फसल से जुड़ा हुआ मामला है। मिल का भुगतान है, गन्ने की कीमत का है, तो ये एक मुद्दे अपने आप में। किसान तो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, इंडस्ट्री है बहुत संख्या में यहाँ पे, इंडस्ट्री जो नीचे के निचला इलाका है वहाँ पे इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री से जुड़े मजदूर हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। सिडकुल है, धार्मिक नगरी है, क्योंकि धार्मिक नगरी होने के साथ तमाम आश्रम मठ और उस तरीके की एक आबादी है, तो एक उस शहर को मैनेज करना, क्योंकि बाहर का बहुत बड़ी संख्या में लोग सिर्फ रहते नहीं है यहाँ पे, बड़ी संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना भी यहाँ से होता है, धार्मिक महत्व के हिसाब से भी। और आपको अगर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या ऋषिकेश जाना होगा तो आपके पास कुल मिला के हरिद्वार से होकर ही गुजरना है। तो कहीं ना कहीं इस शहर की व्यवस्थाओं को या करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था लगानी पड़ती है इस शहर को चलाने के लिए। जो सर यहाँ पर हर स्नान पर देखा जाए तो लाखों श्रद्धालु आते हैं। कूड़ा उठान का मुद्दा भी यहाँ पर हमेशा चर्चा में बनता है, क्योंकि जब यात्री यहाँ से चले जाते हैं तो शहर में गंदगी का ढेर लग जाता है, उसको जो है महीनों लग जाते हैं कूड़े को वहां से साफ करने में। और क्योंकि तीर्थ नगरी है तो एक विकास का मॉडल जो है वो भी होना, क्योंकि जाम भी बहुत लगता है, वाहन जो है बड़ी संख्या में आते हैं। इसमें बहुत से मुद्दे जो है बहुत स्थानीय स्तर के, जैसे कूड़े की उठान है या जो कुछ भी है, बट एक चूंकि धार्मिक शहर है, प्राचीन शहर है, तो इसकी खूबसूरती, इसकी धार्मिकता, ये सब चीजों को मैनेज करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इसकी जो परंपराएं हैं वो सब वो भी मेंटेन रहनी, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि किसी को आप रोक नहीं सकते, बाहर से आने वाले व्यक्ति को या कुछ किसी तरीके के धार्मिक स्थल है तो लोग आएंगे, ऑब्वियसली दर्शनार्थी आएंगे तो उनको आप, तो ये एक मैनेज, एक चुनौती है मैनेजमेंट। बट बहुत सी चीजें इसमें स्थानीय स्तर पर भी जुड़ती हैं। बहुत लोकसभा का सदस्य या लोकसभा के सांसद के नाते जो है बहुत किसी भी प्रत्याशी से 4 बिंदु पर उम्मीदें हैं। एक तो एजुकेशन, तो अगर एजुकेशन सही जाएगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होगा। तो प्रत्याशी जो भी चुना जाए और जो भी खड़े हैं उनसे यही निवेदन है कि वो एजुकेशन पे ध्यान दें। दूसरा महंगाई चरम पर है और महंगाई पर बात करें वो। और तीसरा है बेरोजगारी एक ऐसा इशू है जो बहुत इन दिनों है और रोजगार की बहुत कमी है, तो रोजगारी पे। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पे अगर वो ध्यान देंगे इन सबको, तो 4 ही इशू हैं जो हर प्रत्याशी को बोलने चाहिए और कहने चाहिए। तो अगर ये चारों इशू को कोई भी एड्रेस करेगा तो निसंदेह। सर एक चीज ये भी थी कि जैसे जो धार्मिक नगरी है, ऐसे ही जो देश के और प्रमुख जो धार्मिक स्थान है वहां पर जो है उनके प्रमुख कॉरिडोर बनाए गए हैं, उज्जैन में भी बनाया गया है। तो ऐसे ही हरिद्वार का नाम भी सामने आ रहा था कि हर की पैड़ी जो है वो कॉरिडोर बनाया जाएगा, एक उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो उसको लेकर चूंकि एक कॉरिडोर बनेगा तो आबादी भी प्रभावित होगी, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा वहां पर सामने। बिल्कुल, ये एक स्थानीय मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा इसलिए बन सकता है क्योंकि बाहर से बहुत संख्या में, हमने कहा ना आपसे, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और यही एक रास्ता है जो आपको पूरी तरीके से गढ़वाल के जो तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थल उनसे जोड़ता है। तो एक कॉरिडोर जब बनेगा तो ऑब्वियसली बात है कि शहर कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। वहां आने वाले होटल हैं, दुकानें हैं, लोगों के रोजी रोजगार हैं, पुराने मकान बने हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होंगे। तो ये भी ध्यान रखने वाला है कि अपने आप में स्थानीय लोग जो वहां पर रहने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है, खास करके जो लोग उससे प्रभावित होने की का डर जिनको सता रहा है। और चूंकि आबादी, ये मान के चलिए कि व्यवस्था करनी होगी प्रशासन को, क्योंकि लाखों की संख्या में आपको कुंभ भी लगता है यहाँ पे, तो कुंभ के दौरान भी आपको लाखों लोगों को मैनेज करना है, लाखों लोगों को ठहराना, लाखों लोगों को पानी की व्यवस्था करनी है, उनके सीवरेज की व्यवस्था करनी है। तो कहीं ना कहीं शहर को स्वरूप तो देना ही पड़ेगा आपको। और शहर उस तरीके से बसा, गंगा नदी है, जैसे गंगा नदी को हर व्यक्ति चाहता है कि गंगा पवित्र रहे, स्वच्छ रहे, सब कुछ है। अब देखिए ऋषिकेश तक गंगा का अस्तित्व जो है वो दूसरे तरीके का रहता है, बट वो जैसे ऋषिकेश से नीचे की तरफ आती तो उसका रंग रूप दोनों बदलना शुरू हो जाता है। अलग अलग उसको चैनल्स में बांट के रखा गया है कि
किसी तरीके से उसका सिस्टम खराब ना हो। लेकिन चूंकि इतनी आबादी आएगी, गंगा स्नान होगा, उसमें और सब चीजें होती हैं, तो उसको मैनेज भी करना है कि हम कैसे अपनी धार्मिकता को, अपनी पवित्रता को, गंगा की शुद्धता को भी बचा के रखें, और जो हमारी परंपराएं, धार्मिक अनुष्ठान वो भी सब होते रहे। तो वो एक भी उसी के साथ का मुद्दा है। और बाहर के लोगों से जुड़ा हुआ हरिद्वार हमेशा से जो है हरि का द्वार कहा गया है, तो कहीं ना कहीं उसको सुंदर होना चाहिए और उसको खूबसूरत होना चाहिए। तो ये एक बतौर सांसद लोग वहां के चाहेंगे कि उनका अपना जो शहर है या उनकी अपनी लोकसभा सीट है वो खूबसूरत भी दिखे, धार्मिकता के साथ, प्राचीनता के साथ उसमें खूबसूरती और नयापन भी आए। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। जो गंगा साफ हो, इसको लेकर कई बार वहां पर आंदोलन भी चला है, जो बड़े मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको चर्चा में रहा। स्वामी शिवानंद ने भी कई बार आंदोलन किया, यहाँ तक कि उन्होंने मतलब भूख हड़ताल तक की। तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बताया ना आपसे कि गंगा की पवित्रता को लेकर तमाम संगठन, सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार कोई खामोश बैठी है, सरकार की भी इच्छा है कि चूंकि, लेकिन इतनी आबादी जब बढ़ती जाएगी किसी भी शहर की, या बड़ी आबादी बाहर के आएगी, तो आप ये मान के चलिए उसको कहीं ना कहीं तो उसके सीवरेज की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था होगी, खान पान की दुकानें उस तरीके से होंगी। तो जो गंदगी होगी, कूड़ा बहुत निकलता है, बहुत बड़ी मात्रा में हरिद्वार में जो है कूड़ा। हमारी यही उम्मीद है कि हरिद्वार सुंदर बने, स्वच्छ बने। फिलहाल वर्तमान में स्थिति थोड़ी खराब है, बाहर से यात्री आता है, बड़ा परेशान होकर जाता है हरिद्वार में, और महंगाई कम हो। सर, देखा जाए तो यहाँ पर 5 सांसद उत्तराखंड में जो है भाजपा के हैं, लेकिन ये सीट एक ऐसी सीट है जहाँ पर भाजपा के सबसे कम विधायक हैं। 6 विधायक भाजपा के पास हैं इस वक्त, और यहाँ पर मतलब कांग्रेस ने भी अपने खूब जोर लगाया। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि क्या यहाँ पर राजनीतिक दबदबा किस मतलब पार्टी का हो सकता है? क्योंकि इस सीट का जो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाए, 2014-2019 की बात करें, तो ये दोनों समय से बीजेपी के पास है। एक तीसरा मौका होगा, तीसरी बार अगर होगा। और इस सीट पे हमेशा से ऐसा नहीं कि बसपा भी अगर जीती है यहाँ पे विधानसभा चुनाव में, या एंट्री मिली है हरिद्वार से मिली, समाजवादी पार्टी भी एक समय यहाँ पे हरिद्वार सीट पे समाजवादी पार्टी के भी सांसद जीते हैं। तो इस सीट पे उसका भौगोलिक और पूरा तरीके से जो है जाति समीकरण देखिए, ये जो उसका ताना बाना देखेंगे, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ये इलाका है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, यहाँ मेरठ, यहाँ के लोग यहाँ पे आकर बसे हैं हरिद्वार में इलाके में, रुड़की में जो इसकी लोकसभा का क्षेत्र है। तो उसने जो है इसका राजनीतिक जो परिदृश्य है, जो उसका राजनीतिक स्वरूप है, वो थोड़ा सा बदला है। तो बीजेपी को कुछ जगह पे असहज होना पड़ता है। जैसे मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी तादाद में इस लोकसभा सीट में है। कई ऐसी विधानसभाएं, 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे मुस्लिमों का दबदबा है या मुस्लिम वोट जो है बड़ी संख्या में, तो वहां पे बीजेपी को थोड़ी सी कठिनाई आती है। उस जगह पे बीजेपी को अपने, यही कारण है कि बीजेपी को यहाँ पे इन 6 विधानसभाओं में ही संतोष करना पड़ा। हालांकि आपको बताएंगे जो इसके इतर बाकी जो 14 में से अलग छोड़ दी जाए, तो वहां पे बीजेपी का बहुत अच्छा है। जैसे देहरादून की 3 विधानसभाएं जो शामिल हैं इस लोकसभा सीट में, वहां पे पर्वतीय मूल के लोग रहते हैं। बेसिकली वो सीटें जो है पर्वतीय मूल की है, तो वो एक तरफा कहीं ना कहीं या 90% या 80% की वोटिंग जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करती है बीजेपी की ओर। और बीजेपी के जो शहर का इलाका है हरिद्वार का, वो इलाका बीजेपी के लिए बहुत सॉफ्ट करता है। बट जो दूर थोड़ा इंटीरियर लगा हुआ ग्रामीण इलाके कहेंगे, वहां पे बीजेपी अपने खुद कमजोर पाती है। बावजूद उसके जो है 6 विधानसभाएं बीजेपी के पास इस लोकसभा की हैं। इसके अलावा 2 सीटें बसपा ने जीती थी, हालांकि एक विधायक उनके अब नहीं है बसपा के, उनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा यहाँ से कांग्रेस ने भी, यहाँ से हरीश रावत की बेटी भी एक सीट पे विधानसभा विधायक है। तो कुल मिला के इसका इस जो लोकसभा का जो राजनीतिक परिदृश्य कहेंगे या राजनीतिक ताना बाना कहेंगे या राजनीतिक दृश्य कहेंगे, वो एक मिक्स आबादी वाला है, मिक्स कम्युनिटी को बिलोंग करता है। अच्छा, इस लोकसभा सीट पर सर एक जो दिलचस्प बात इस समय देखने को मिल रही है वो ये कि जहां से पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने अपने जो पूर्व सीएम हरीश रावत हैं उनको मैदान में उतारने की तैयारी में है, लेकिन वो पैरोकारी में थे अपने बेटे वीरेंद्र रावत। कांग्रेस ने उनको टिकट दे भी दिया, और पहले बताया जा रहा था कि जो निर्दलीय विधायक हैं उमेश शर्मा, उनको कांग्रेस टिकट दे सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन ऐन मौके पर उनको मतलब टिकट नहीं भी दिया गया, तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा
और वो विधानसभा का जो चुनाव है, खानपुर विधानसभा से भी वो निर्दलीय ही चुनकर आए थे। उस वक्त भी जो है उनकी काफी मतलब उस क्षेत्र में दबदबा माना गया। तो ऐसे क्या देख सकते हैं कि मतलब त्रिकोणीय मुकाबला होगा या कैसा रहेगा? देखिए, अभी त्रिकोणी की बात तो नहीं कही जा सकती, बट ये है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस सीट पे कोई मजबूत कैंडिडेट उनको, क्योंकि देखिए ये वही बताया ना, मिक्स आबादी वाली बात। बीजेपी अगर यहाँ पे अपने को कमजोर महसूस करती है या कुछ विधानसभाओं में अपने को कमजोर पाती है तो उसका फायदा विपक्षी दल लेना चाहते हैं। और चूंकि उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी तौर पे कांग्रेस है, तो कांग्रेस कतई नहीं चाहती थी कि यहाँ पे किसी कमजोर आदमी को या किसी कमजोर व्यक्ति को या किसी ऐसे आदमी को उतारा जाए जिससे कहीं भी वो, तो इसको देखते देखते और पूरी तरीके से हरीश रावत को छोड़ रखा था। हरीश रावत क्यों नहीं लड़े, या पार्टी ने उनको ला के उनके बेटे को टिकट दिया कहीं ना कहीं, लेकिन बेटा लड़ रहा है अलग बात है, बट कहीं ना कहीं हरीश रावत लड़ रहे हैं। वीरेंद्र रावत ठीक है, उम्मीदवार है, नॉमिनेशन उन्होंने कराया, हरीश रावत के बेटे हैं, पर जो रिजल्ट आएगा वो हरीश रावत के नाम पर आएगा। आप देखिए ना कि पूरा सब जगह का समीकरण बन के हरीश रावत ही हर दिन हर जगह पे घूम के उस तरीके से कर रहे हैं। कैंडिडेट को ये होना चाहिए कोई भी जीते कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या काम कर रहे हैं। जैसे इतने सारे एजुकेशंस हैं कि आपको कॉलेज नहीं के नीचे से शुरुआत करके पार्लियामेंट के प्राइमरी एजुकेशन कैसी है हमारे यहाँ। सियासी जानकार कहते हैं कि सत्ता के इस महासंग्राम में कांग्रेस ने भले ही वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा, लेकिन परीक्षा उनके पिता पूर्व सीएम हरीश रावत की है। वहीं लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की साख भी दांव पर है। अब ये तो 4 जून को ही पता लगेगा कि मां गंगा का आशीर्वाद किसे मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।